गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है भारतीय मुद्रा बाजार की कमियां या दोष। तो कुछ कमियां हैं भारतीय मुद्रा बाजार की, वो कौन कौन सी है अपने बोर्ड पे देख रहे हैं आप। तो कहने का मतलब है कि इसकी कुछ विशेषताएं हमने लास्ट वीडियो में देखी थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि इसमें कहीं ना कहीं कमियां दिखाई दे रही है। फिर भी इनको हम थोड़ा सा अलग से कमियों के रूप में यदि लिया जाए तो हम इसको अलग और साथ में ले लेते हैं। तो कमियां, सबसे पहले जो कमी है वो है ब्याज दरों में भिन्नता। तो भारतीय जो मुद्रा बाजार है वो दो क्षेत्रों में बटा हुआ आप जानते हैं, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र में है जो कि बैंकिंग, नाबार्ड और आरबीआई, समस्त प्रकार के व्यापारिक बैंक, ग्रामीण बैंक और म्यूचुअल फंड से संबंधित कुछ गवर्नमेंट कंपनीज। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये कुछ संगठित क्षेत्र की इकाइयाँ हैं। तो असंगठित क्षेत्र की बात करी जाए जिसमें देसी बैंकर्स की बात करें तो सेठ, साहूकार, महाजन, शाह, सराफ आदि ये और चिटफंड कंपनियां, इसको बोलते हैं चिटफंड कंपनियां, ये इसके अंतर्गत आ जाती है। तो इनकी यदि बात करी जाए तो दोनों में बड़ी मात्रा में ब्याज दर में भिन्नता है। संगठित क्षेत्र की ब्याज दरें हैं वो कम होती है, जबकि असंगठित क्षेत्र की ब्याज दरें हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में। तो ये इसकी कमी है। तो इनमें सरकार की जिम्मेदारी है कि इसको नियंत्रित किया जाए, इसको कंट्रोल किया जाए। बात करें इसकी अगली कमी की, वो है परस्पर सहयोग का अभाव। तो दोनों क्षेत्र, संगठित और असंगठित क्षेत्र है, दोनों में किसी भी प्रकार का कोई तालमेल नहीं बैठता है, क्योंकि एक क्षेत्र है जो गवर्नमेंट के द्वारा नियंत्रित होता है, तो दूसरा क्षेत्र है जो निजी क्षेत्र द्वारा नियंत्रित किया जाता है। निजी क्षेत्र द्वारा यदि नियंत्रित किया जाएगा तो कहीं न कहीं बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के साथ अन्याय होता है, अत्याचार भी समझ सकते हैं आप इसको। तो क्योंकि जब 10-10 रुपये सैकड़ा, 5-5 रुपये, 10-10 रुपये सैकड़ा जब ब्याज लिया जाएगा तो बहुत बड़ी राशि होती है ये। और यदि हम गवर्नमेंट द्वारा नियंत्रित क्षेत्र की बात करें, संगठित क्षेत्र की बात करें, तो इसमें है 1.5 रुपये सैकड़े से 2 रुपये सैकड़े तक हमें देखने को मिलता है कि ब्याज दरें। लेकिन जब 5 से 10 की बात तो बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। तो ये एक बड़ा इसका कारण है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ऋणों की मौसमी आवश्यकता। हम देखते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, और एग्रीकल्चर पर डिपेंड के कारण इनकी जो डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा होने के कारण जो भारतीय किसान है वो लगभग 6 महीने काम करते हैं। और जो ऋणों की आवश्यकता है कार्य के दौरान नहीं, उससे पीछे ज़रूरत पड़ती है इनको। जैसे कि जुलाई में किसान बिजी हो जाता है। भारत में जो मानसून है लगभग इसी टाइम आता है लगभग, तो जुलाई में जब ये बिजी हो जाता है अपने कामों में, उस टाइम इनको स्टार्टिंग में पैसे की जरूरत पड़ती है, उसके बाद में वो अपना चलता रहता है। फिर प्रोडक्शन होता है, फिर माल निकल के मार्केट में आ जाता है, बेचते हैं, पैसा इनके पास यानी वित्त की पूर्ति हो जाती है। लेकिन लगभग अक्टूबर-नवंबर के बाद से लेकर के और मई-जून तक लगभग ये टाइम है, अक्टूबर से मई का बीच में टाइम होता है, इनके पास काम का अभाव रहता है, पैसे की कमी रहती है। तो फिर ये अल्पकालीन अपनी जो वित्तीय आवश्यकता है ये इसी क्षेत्र से प्राप्त करती है, मुद्रा बाजार से। लेकिन 6 महीने, ये मानिए कि 6 महीने इनको वित्त की आवश्यकता रहती है और 6 महीने इनको वित्त की आवश्यकता नहीं रहती है। तो जब ये मानिए कि देश के 60% से ज़्यादा लोग, लगभग 60% मान लेते हैं, 60 से 70% लोग हैं, इनकी आवश्यकता पूर्ति एक पर्टिकुलर टाइम में रहते हैं, तो उस समय जो पैसे की पूर्ति करना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि ये हमारे देश में जो लोन की जो प्रवृत्ति है वो मौसमी होती है, मौसम के अनुसार हम जो पैसा लेते हैं लोग हैं जो। तो इस तरीके से जब वो बिजी होते हैं तब नहीं लेते हैं अपने खेतों में, जब बिजी नहीं होते हैं, कोई काम नहीं होता है, उस कंडीशन में उनको ऋण लेना पड़ता है। तो ये कुछ एक हमारी एक कमियां है। नेक्स्ट पॉइंट बात करें विकसित बिल बाजार का अभाव। तो हमारे जो देश में है जो बिल बाजार है, मुद्रा बाजार है या विनिमय बिल बाजार है, तो वो पूर्ण रूप से अभी विकसित नहीं हो पाया है। तो बिल बाजार का जो समस्त प्रकार के जो लेन देन है मैक्सिमम व्यापारी वर्ग में होते हैं। व्यापारी वर्ग में यदि बिल बाजार यदि अच्छे से यदि ग्रोथ नहीं कर रहा है, यदि बैंक की ग्रोथ नहीं कर रही है, तो कहीं न कहीं हमें ये समस्या देखने को मिलती है कि मार्केट में तरलता का अभाव आ गया है। तो इससे कहीं न कहीं देश के विकास पे, देश के ग्रोथ पे प्रभाव पड़ता है। तो ये एक समस्या का कारण है। नेक्स्ट बात करें बैंकिंग सेवाओं का अपर्याप्त एवं असंतुलित विकास। तो हमारे देश में अभी भी ग्रामीण क्षेत्र, कुछ ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां बैंकें होनी चाहिए, अभी तक नहीं है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में तो बहुत बड़ी मात्रा में बैंकें खोल दी गई है
और कुछ क्षेत्रों में बैंकों का विकास बहुत स्लो गति से चल रहा है, धीमी गति से चल रहा है। हम बात करें पिछड़े क्षेत्रों की बात करें तो पिछड़े या बैक चलने वाले जो राज्य हैं जैसे बिहार, उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान को भी शामिल कर लेते हैं, तो यहाँ इन क्षेत्रों को विकसित किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो कहने का मतलब है इन क्षेत्रों में बैंकिंग सेक्टर स्लो चल रहा है तो कहीं बाकी अन्य राज्यों में बहुत स्पीड से चल रहा है। इसके अलावा हम बात करें जम्मू कश्मीर जैसे हमारे क्षेत्र है, ठीक है, तो वहाँ भी बैंकों का विकसित किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो कहने का मतलब पूरे देश में एक समान रूप से जो बैंकों का विकास नहीं हो पाया, तो ये भी एक पेचीदा मामला है, एक समस्या का कारण है। तो बैंकों का संतुलित विकास हो और पर्याप्त विकास होना जरूरी है। किसी एक क्षेत्र विशेष में बैंकों का स्थायी प्रभुत्व यदि हम देखें तो वो अच्छी स्थिति नहीं है। तो देश में पूर्ण रूप से समस्त देश में बैंकों का विकास होना जरूरी है और पर्याप्त मात्रा में भी बैंकें होनी चाहिए। ये भी नहीं है कि हो ही नहीं, तो इसलिए बैंकों को विकसित किया जाना आवश्यक है। विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं का अभाव, यदि भारत में बात करें विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं में तो एक नाबार्ड का नाम आता है। इस तरीके से एक संस्था खोल रखी है जो बहुत बड़ी संस्था है, लेकिन इस प्रकार की हमारे देश में 10-15 संस्थाओं की और की आवश्यकता है जो कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो वित्त की आवश्यकताओं की जो पूर्ति करवाने में हेल्प करे, मदद करे। तो ये एक बड़ी समस्या का कारण है। तो विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं का अभाव है तो नहीं खोली जानी जरूरी है या नहीं खोली जानी चाहिए। बात करें देसी बैंकों का प्रभुत्व है, तो हम पहले भी इस टॉपिक पर डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे देश में देसी बैंकों का बहुत ज़्यादा प्रभुत्व है, क्योंकि हमारे देश में गरीबी का क्षेत्र भी बहुत बड़ा है और बेरोजगारी का क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। तो लोग बैंकों के पास जाते हैं ऋण के लिए या अन्य जो संस्थाओं के पास जाते हैं तो उनको पैसा मिल नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो इनकम है वो बहुत कम होती है और बैंक के बिना इनकम के पैसा दे नहीं पाती है। तो उस कंडीशन में ये लोग कहाँ जाते हैं? ये निजी लोगों के पास जाते हैं, वहाँ से इनके शोषण की शुरुआत हो जाती है। शोषण की बात करें तो सबसे पहले इनको ऊंची ब्याज दरों पे पैसा मिलता है। इसके अलावा बहुत सारी और भी कई दिक्कतें इनको देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब है देसी बैंकों का प्रभुत्व अधिक होने के कारण देश विकास की ओर न जाकर के लगातार देश में पिछड़ापन, गरीबी और ये सारी समस्याएं, बेरोजगारी हमें देखने को मिल पाती है। तो कहने का मतलब ये समस्याएं हैं। नेक्स्ट बात करें मुद्रा बाजार में धन की कमी, तो हमारा जो मुद्रा बाजार है इसमें भी पर्याप्त तरलता की आवश्यकता है, क्योंकि बैंकों के पास इतना पैसा नहीं हो पाता है। क्योंकि हमारा जो बैंक बाजार है, क्योंकि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में सामान्यतः जो पैसे की कमी होती है। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है विकासशील अर्थव्यवस्था है, तो इसमें तरलता की कहीं न कहीं कमी हमें देखने को मिलती है। क्योंकि संपूर्ण जो पैसा है ये नहीं है कि किसी एक विशेष क्षेत्र में या लोगों को ही उपलब्ध करवा दिया जाए, क्योंकि विकास के कामों में बड़ी मात्रा में पैसे की आवश्यकता होती है और वहाँ भी पैसा लगाया जाता है। तो इसलिए तरलता की कमी है, तो उसको एक सुव्यवस्थित तरीके से एक योजना बना करके उसको पूरा किया जाना चाहिए। और लास्ट में बात करें समाशोधन सुविधाएं सीमित है, तो समाशोधन है जो कटौती गृह भट्टागृह की बात करें उनको भी विकसित किया जाना चाहिए। और यदि इन क्षेत्रों को यदि विकसित किया जाएगा तो जो बैंकिंग या वित्त के संबंधित जो लेन देन है वो बहुत ही सरल हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे और जल्दी हो जाएंगे। अदरवाइज इनकी सीमित संख्या से सबसे बड़ा असर पड़ता है वो लेट पेमेंट पे होता है। यदि किसी व्यक्ति को, हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि यदि चेक मिला है अदर बैंक का और उस व्यक्ति का खाता है जो किसी अन्य बैंक में, तो वो अपने बैंक में डालता है उसको चेक को, तो क्लियरिंग हाउस में जाता है, फिर क्लियर होकर फिर उसके खाते में पैसे आते हैं। तो ये जो प्रोसेस है बहुत लंबी हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति को आज पैसे की ज़रूरत है, आज उसके पास चेक मिल गया, लेकिन उसको पेमेंट होता है 5 दिन बाद, तो वो पैसा उसके लिए हो सकता है व्यर्थ हो। यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बीमार पड़ गया, उसको पैसे की ज़रूरत आज है लेकिन पैसा मिलता है 5 दिन बाद, तो उसकी दिक्कतें आएगी, बड़ी समस्या आएगी। इसी प्रकार से यदि कोई व्यापारी है, उसको यदि आज कोई बड़ा डील मिल रहा है, बड़ा सौदा मिल रहा है जिसमें उसको बड़ी मात्रा में प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन तरलता के अभाव में, पूंजी के अभाव में, या ये जो क्लियरिंग हाउस है ये इसकी लंबी प्रोसेस के अभाव में वो पैसा आज नहीं उसको अन्य व्यक्ति को पेमेंट नहीं कर पाता है, तो वो एक बड़ा दिक्कत वाला है। तो कहने मतलब है क्लियरिंग हाउस ये बहुत बड़ी मात्रा में हो और नज़दीक में हो, जिससे कि
जो पैसे का जो लेन देन है वो जल्दी हो जाए, शीघ्र इसकी जो इसकी प्रोसेस है जो ख़त्म हो जाए, तो ये भी एक समस्या है। तो ऑल ओवर आज हमने इन पर डिस्कस किया, इसकी समस्याओं पे। तो इन सभी समस्याओं के निदान के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए, एक सुव्यवस्थित योजना बना करके। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए।